हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एक रैखिक समीकरण चैप्टर है वो, क्योंकि इस चैप्टर से रेलवे ग्रुप डी ने लगभग पिछले 2018 के एग्जाम में कम से कम 50 क्वेश्चन पूछे हैं और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट में, तो मतलब एक एक नंबर जो होता है वो 1 लाख बच्चों से नीचे ले जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एक रैखिक समीकरण, मतलब आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो एक रैखिक समीकरण क्या होती है, मतलब ये कैसे पूछे जाती है एग्जाम में, ये सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। तो एक लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन मैं बता रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, ऐसे लिख के जाती है ना ये। जैसे हमने लिख दिया 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे समीकरण होती है एक। तो इसी प्रकार हमने लिखा है। ठीक है, x की वैल्यू हमने दे दी a1, y की वैल्यू दी हमने b1 और c को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, इसमें ये a होता है, ये b और ये c। ठीक है, तो एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 0। अगर हम दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लाइन है, इनकी ये इक्वेशन लिखी है मैंने। अब कुछ बातें हैं जो हमें समझना जरूरी है अगर ये चैप्टर सीखना है तो। ठीक है, तो ये लाइन अब हम देखते हैं, अगर ये ऐसे क्रॉस करती है लाइन तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसके ये पूछता है एग्जाम में कि कितने सॉल्यूशन है, या फिर कितने सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं, अगर एक प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, a1/a2 इज मतलब नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो इसके केवल एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है। क्योंकि ये लाइन आपको दिख भी रही होगी, ये केवल एक ही जगह पर काटेगी, और जो लाइन जितनी जगह पर काटती है ना उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन केवल एक जगह पर काटती है, एक ही बिंदु पर काटती है, तो इसके कितने हल है, एक हल है। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होंगे। जैसे ये लिखा मैंने 4x प्लस 5y, यहां मैं लिख दूं 9x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी है 4, और b1 की a2 की 9, तो बराबर है ये b1 कितना है 5 और b2 कितना है 4। क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। ऐसे अगर बराबर नहीं आए तो उसका कितने सॉल्यूशन है, केवल एक सॉल्यूशन है, एक हल है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन है संपाती रेखाएं, जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। तो आपको वैसे भी पता चल गया होगा, अगर ये एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी तो देख ये एक दूसरे को यहाँ भी काटेगी, यहाँ भी काटेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह काटेगी ये। तो संपाती रेखा है, इनका जो समीकरण बनता है वो कैसे बढ़ता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये संपाती रेखा है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। सॉरी सॉरी, कोई हल नहीं, अनंत हल है, अनंत हल होंगे इसके। ठीक है, इसके कितने हल होंगे, अनंत हल। मतलब अगर मैंने लिख दिया 6x प्लस में 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्यूशन करें तो a1 कितना है 6, a2 कितना है 4 इज इक्वल टू b1 कितना है 6, b2 कितना है 4, और ये c1 कितना है 6 और c2 कितना है 4। तो ये तीनों बराबर है ना। अगर ये तीनों अगर बराबर आती है तो क्या होती है, ये संपाती रेखाएं होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है, और इनके कोई भी सोल्यूशन मतलब अनंत हल होते हैं, सॉरी इनके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट समानांतर रेखाएं। ठीक है, समानांतर रेखाएं इनकी क्या खासियत होती है,
ये मतलब एक दूसरे के समानांतर चलती है ऐसे, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, और इनकी जो ये बनता है, ये क्या बनता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये C1/C2 के ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूशन बनता है, और इसकी क्या होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता। इसका क्या नहीं होता, कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। अगर हम इसका भी समीकरण देखें तो कैसे बनता है, 6x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे दे देगा वो। तो A1 कितना, 6/4, B1 6 या 4, ठीक है, by 4, B1/B2 और C1/C2 कितना है, 5/3। ये दोनों तो बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है, ये इनके बराबर है नहीं है ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये होती है ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर संपाती रेखा है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो उसका कोई मतलब अनंत सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, अनंत हल है। अगर समानांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज आपको बस देखनी थी। अब हम देखते हैं सीधे इसका क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन हम उनमें से मतलब हर टाइप में से एक एक टाइप निकाल लेंगे और आपको मतलब अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर है 0। ठीक है, 14x जमा में 8y जमा 5 बराबर है 0 और 21x माइनस KY माइनस 7 बराबर है 0 का कोई हल नहीं है, तो के का मान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो के का मान हमें बताना है। अब देखो इसने क्या कहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी समीकरण है जिसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, जब दो रेखा समानांतर हो, जब दो रेखा समानांतर हो तो उनका कोई हल नहीं होता, और उसके लिए मैंने बताया था आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अब इसमें ए क्या है, ए क्या है, पहले मैं ABC का मान लिख देता हूं। ए क्या है 14, बी क्या है 8 इस समीकरण में, और सी क्या है 5, मतलब प्लस का 5 है ना ये। अब सेकंड समीकरण में लिखता हूं मैं ए का मान, A2 का मान, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। A2 का मान 21 और B2 का मान ये माइनस का K और C2 का मान ये देख माइनस का 7। ठीक है, C2 का मान कितना है, माइनस का 7। अब हम यहां आते हैं, A1 कितना है 14 और A2 कितना है 21 मतलब 21 और B1 कितना है 8। ठीक है, और B2 कितना है -K। अब हमें यहां तक ही सीमित रहना है। ठीक है, आगे की वैसे हमें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है। अब हम वैसे लिख लेते हैं, C1 कितना है 5 और C2 कितना है -7। ठीक है, अब हमें सिर्फ के का मान निकालना है, यहां तक हमें जाना ही नहीं है, हम सिर्फ यहां तक रहेंगे। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया -14K और ये इस साइड आ जाता है तो 8 गुणा 21 हो गया, ये 8 गुणा 21 हो गया। अब अगर हम के का मान निकालते हैं, मतलब ये माइनस का K इज इक्वल टू 8 गुणा 21/14। ठीक है, 8 गुणा 21/14 तो ये कितना आया 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 2 चौक 8, तो ये कितना आया 12, मतलब के का मान कितना आया -12। ठीक है, के का मान कितना आया -12, मतलब के का मान ही पूछा था हमसे और के का मान कितना है -12।
और जब भी ये माइनस में आता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आपको ये बता देते हैं एक बार फिर से, 14x प्लस 8y प्लस 5, मतलब a1 कितना है 14, b1 कितना 8 और c1 कितना 5, ठीक है। a2 कितना है 21 और b2 कितना -k और c2 कितना -7। अब ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, कोई हल नहीं है, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और नहीं बराबर है c1 बटे c2 के, ठीक है। a1 का मान रख दिया हमने यहाँ, b1 बटे b2 का मान रख दिया या c1 बटे c2 का, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें केक का मान निकालना है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी और फिर केक का मान कितना है -12, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि समीकरण 4x जमा 3y जमा 5 बराबर है 0 और 6x माइनस ky और -7 बराबर है 0 का कोई हल न हो तो केक का मान बताओ, ठीक है। इसमें भी हमें केक का मान बताना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। a1 ये है, a2 ये है, ठीक है। a1 कितना है 4 बटे 3, b2 कितना है ये है और वो है, ठीक है। b2 कितना है 3 और k माइनस का है ये, ठीक है। अब c2 कितना है, c1 कितना है, c1 है 5 और ये कितना है -7, ठीक है। मैंने बताया था अब अगर हमें केक का मान निकालना है तो यहाँ तक की जरूरत है, यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। अब ये कितना हो गया -4k और ये कितना हो गया 3 और 3 9, ठीक है। ये कितना हो गया 3 और 3 9। अब हम केक की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस इस साइड आएगा, तो 9/4 मतलब माइनस और k बराबर है 2.5, ठीक है। केक की वैल्यू कितनी हुई 2.5, ठीक है। तो ये थी केक की वैल्यू, ठीक है। तो ये थी केक की वैल्यू। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमें बिल्कुल थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। अगर एक सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac, अगर ये बड़ा है या बराबर है 0 के, ठीक है, बड़ा है या बराबर है 0 के, ठीक है। अगर ये बड़ा है या बराबर है किसके 0 के, तो ये हमेशा होता है धनात्मक। कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है और इसका मतलब कोई ना कोई हल होता है। क्या होता है, इसका हल संभव होता है, हल संभव होता है, ठीक है। अगर b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac छोटा है किससे 0 से, छोटा है किससे 0 से, तो क्या होगा ये हमेशा ऋणात्मक होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, बस हमें यही ध्यान रखना है। एग्जामिनर क्या बोलेगा, एक मतलब आपको समीकरण दे देगा और उसमें यह बोलेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और उसमें भी केक का मान ही बताना है। लेकिन उसमें क्या देगा, वो केवल एक ही समीकरण देगा, ठीक है। इस तरह से 2 समीकरण नहीं देगा, वो केवल एक समीकरण देगा, और उसमें एक समीकरण में अगर हमें ये मान बताना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई हल नहीं है ये बोलेगा तो मतलब समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर कोई हल है तो मतलब वो 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। अगर ये कोई हल नहीं बोलेगा तो वो मतलब 0 से छोटा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि 3x² प्लस में kx प्लस k बराबर है 0 का कोई समाधान नहीं है तो केक का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने आपको दिया है, k बड़ा है 12 से,
के छोटा है 12 से, या फिर के छोटा है -12 से, या फिर 0 छोटा है के से और के छोटा है 12 से। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए कौन सा आएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए कितना है 3। ठीक है, बी लिख लेते हैं, बी का मान कितना है के, और सी का मान भी कितना है के। ठीक है, सी का मान भी कितना है के। ए ये है, बी ये है और सी ये है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। मैंने बोला था पहले कोई समाधान नहीं है। ठीक है, अगर कोई समाधान नहीं है तो b² - 4ac, ठीक है, छोटा है 0 से, ये लिखा था ना मैंने, यही लिखा था। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज यहां करते हैं। ठीक है, b² मतलब b कितना है के का स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है k। ठीक है, c कितना है k, और ये किससे 0 से छोटा है। अब ये कितना आया k² -12 k छोटा है 0 से। अगर ये k हम कॉमन लेते हैं तो k कितना आ गया है k -12, और ये छोटा है 0 से। अब इसका केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 0 छोटा है k से और k छोटा है 12 से। ठीक है, तो यही ऑप्शन था, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें सीधे सीधे ये ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, सीधे ऑप्शन देखिए और सीधा क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवा देता हूं। तो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे गई। वैसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर यह वीडियो खत्म। 3x² + सेम क्वेश्चन, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि x² + kx + k = 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये रेलवे में आया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं हम। a कितना है यहाँ 1। ठीक है, b कितना है k, और c कितना है, c भी क्या है k। ठीक है, c भी क्या है k। अब हम इस फॉर्मूले में देखते हैं b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना है k² -4, a कितना है 1 और c कितना है k। ठीक है, तो ये क्या हुआ k² - 4k। अब हम k को अगर कॉमन लेते हैं तो k -4, और ये क्या है 0 से छोटा है। तो k, अब देखो 0 छोटा है किससे k से, और k छोटा है 4 से। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।